चलिए हम लोग इन्वायरमेंटल इश्यूज में यूट्रोफिकेशन और उसके आगे का पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए रिवाइज कीजिए यूट्रोफिकेशन को। एनसीईआरटी में यूट्रोफिकेशन के बारे में जो कुछ भी दिया गया है उसको बताइए। बताइए यूट्रोफिकेशन किसको कहते हैं? जी हाँ, जल में न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट के कारण लैक्स की नेचुरल एजिंग को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जी हाँ, जल में न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट के कारण लेक्स की नेचुरल एजिंग को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। नई झीलों का पानी ठंडा और साफ होता है, जिससे इसमें कम ऑर्गेनिज्म ही पनप पाते हैं। समय के साथ साथ इसमें बहकर आए नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनकरेज करते हैं। जैसे जैसे झील की फर्टिलिटी बढ़ती है, प्लांट और एनिमल्स फलने फूलने यानी कि बरजीवन लगते हैं और ऑर्गेनिक रेमेन्स लीक की बॉटम में बैठने लगते हैं। कई सेंचुरीज में इसमें जैसे जैसे सिल्ट और ऑर्गेनिक डिब्रीज का ढेर लगता है, वैसे वैसे लेक शैलो और गर्म होती जाती है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, जल में न्यूट्रिएंट्स की इनरिचमेंट के कारण लैक्स की नेचुरल एजिंग को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। नई झील का पानी ठंडा और साफ होता है, जिससे इसमें कम ऑर्गेनिजम्स ही पनप पाते हैं। समय के साथ साथ इसमें बहकर आए नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जो कि एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनकरेज करते हैं। जैसे जैसे झील की फर्टिलिटी बढ़ती है, प्लांट्स और एनिमल्स फलने फूलने लगते हैं और ऑर्गेनिक रिमेन्स लेक की बॉटम में बैठने लगते हैं। यानी कि फलने फूलने मतलब बरजीवन। कई सेंचुरीज में इसमें जैसे जैसे सिल्ट और ऑर्गेनिक डिब्रीज का ढेर लगता है, वैसे वैसे लेक शैलो और गर्म होती जाती है। लेक में कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के स्थान पर क्या वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म रहने लगते हैं? जी हाँ, जब कई सेंचुरीज में जैसे जैसे सिल्ट और ऑर्गेनिक डेब्रिस का ढेर लगता है झीलों में, तो वैसे वैसे लेक शैलो और गर्म होती है। लेक में कोल्ड इन्वायरमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के स्थान पर वार्म वाटर ऑर्गेनिज्म अब रहने लगते हैं। कैसे प्लांट्स उथली यानी कि शैलो जगह पर अपनी रूट्स जमा लेते हैं और लेक के बेसिन को भरने लगते हैं। कुछ समय बाद लेक फ्लोटिंग प्लांट्स डेट इज बॉग से भर जाता है और फाइनली धरती में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, मार्श प्लांट्स शैलो जगह पर अपनी रूट्स जमा लेते हैं और लेक के बेसिन को भरने लगते हैं। कुछ समय के बाद लेक फ्लोटिंग प्लांट्स यानी कि बॉग से भर जाता है और फाइनली धरती में कन्वर्ट हो जाता है। बताइए किसकी डिपेंडेंसी के अनुसार लेक की नेचुरल एजिंग हजारों वर्षों
में होती है, फिर भी मानव की कई एक्टिविटीज़ जैसे घरों और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स की इन्फ्लुएंस के कारण एजिंग प्रोसेस को काफ़ी तेज़ी आ जाती है। इस फेनोमेनन को क्या कहते हैं? जी हाँ, क्लाइमेट, लेक के साइज और अदर फैक्टर के डिपेंडेंसी के अनुसार लेक की नेचुरल एजिंग हजारों वर्षों में होती है। फिर भी मानव की कई एक्टिविटीज जैसे घरों और इंडस्ट्री से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स के इफ्लुएंट के कारण एजिंग प्रोसेस में काफ़ी तेजी आ जाती है। इस फेनोमेनन को कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जी हाँ, कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जी हाँ, क्लाइमेट, लेक के साइज और अदर फैक्टर के डिपेंडेंसी के अनुसार लेक की नेचुरल एजिंग हजारों वर्षों में होती है। फिर भी मानव की कई एक्टिविटीज जैसे घरों और इंडस्ट्री से निकलने वाले पॉल्यूटेंट्स के इफ्लुएंट के कारण एजिंग प्रोसेस में काफ़ी तेजी आ जाती है। इस फेनोमेनन को कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जी हाँ, कल्चरल या एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। पिछली सेंचुरीज में पृथ्वी में कई हिस्से के लेक्स का सीवेज एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा तेजी से यूट्रोफिकेशन हुआ है। जी हाँ, पिछले सेंचुरीज में पृथ्वी में कई हिस्सों के लेक्स का सीवेज एग्रीकल्चरल तथा इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा तेजी से यूट्रोफिकेशन हुआ है। चलिए, यूट्रोफिकेशन के मेन कॉन्टेमिनेंट्स बताइए। जी हाँ, यूट्रोफिकेशन के मेन कंटेमिनेंट्स हैं नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, जो कि प्लांट्स के न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं। जी हाँ, यूट्रोफिकेशन की मेन कंटेमिनेंट्स है नाइट्रेट्स और फॉस्फेट, जो कि प्लांट की न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं। बताइए, क्या ये अलगी की ग्रोथ को ओवर एस्टिमुलेट कर देते हैं, जिसके कारण झील में मैल यानी कि स्कम दुर्गंध हो जाती है? साथ में यह भी बताइए, इसके कारण क्या होता है? जी हाँ, यूट्रोफिकेशन के मेन कंटेमिनेंट्स है नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स, जो कि प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करते हैं। ये अलगी की ग्रोथ को ओवर एस्टिमुलेट कर देते हैं, जिसके कारण 3 चीज़ें हो जाती हैं। फर्स्ट, झील में मैल यानी कि अश्कम, दुर्गंध यानी कि ओडोर हो जाती है। सेकंड, एक्वाटिक लाइफ के लिए आवश्यक डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन समाप्त या चोरी हो जाती है। थर्ड, साथ ही लेक में बहकर आने वाले अन्य पॉल्यूटेंट्स फिश की पूरी पॉपुलेशन को पॉइजनियस कर सकते हैं, जिनके डिकम्पोजिशन के रेमेंस से जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा और कम हो जाती है। इस प्रकार लेक वास्तव में घुटकर मर सकती है। जी हाँ, इस प्रकार लेक वास्तव में घुटकर मर सकती है। चलिए, एनसीईआरटी से थर्मल वेस्ट वाटर के बारे में बताइए। बताइए, क्या थर्मल पावर प्लांट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट से निकलने वाले हीटेड यानी कि थर्मल वेस्ट वाटर एक अलग तरह की पोल्यूटेंट कैटेगरी बनाता है? जी हाँ, थर्मल पावर प्लांट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स
से निकलने वाले हीटेड यानी कि थर्मल वेस्ट वाटर एक अलग तरह की पॉल्यूटेंट कैटेगरी बनाता है। थर्मल वेस्ट वाटर से हाई टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स की संख्या कम हो जाती है। एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में वहाँ की इंडिजीनियस फ्लोरा और फना को डैमेज करने के बाद वहाँ प्लांट्स और फिश की ग्रोथ को भी बढ़ा सकता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, थर्मल पावर प्लांट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स से निकलने वाले हीटेड यानी कि थर्मल वेस्ट वाटर एक अलग तरह की पॉल्यूटेंट कैटेगरी बनाता है। थर्मल वेस्ट वाटर से हाई टेम्परेचर के प्रति सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स की संख्या कम हो जाती है। एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया में वहाँ की इंडिजीनियस फ्लोरा और फौना को डैमेज करने के बाद वहाँ प्लांट्स और फिश की ग्रोथ को भी बढ़ा सकता है। चलिए अब रिवाइज कीजिए 16.2.2 ए केस स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को। बताइए क्या सीवेज वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों प्रोसेस को मिलाकर इंटीग्रेटेड मैनर में किया जा सकता है? यदि हाँ तो इसका एक एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, सीवेज वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों प्रोसेसेस को मिलाकर इंटीग्रेटेड मैनर में किया जा सकता है। इस इनिशिएटिव का एग्जाम्पल अरकाटा टाउन है जो कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न। जी हाँ, सीवेज वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों प्रोसेसेस को मिलाकर इंटीग्रेटेड मैनर में किया जा सकता है। इस इनिशिएटिव का एग्जाम्पल अरकाटा टाउन है जो कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न कोस्ट में स्थित है। किस यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट के सहयोग से शहर के लोगों ने नेचुरल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस तैयार किया? जी हाँ, सीवेज वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों प्रोसेसेस को मिलाकर इंटीग्रेटेड मैनर में किया जा सकता है। इस इनिशिएटिव का एग्जाम्पल है आर्काटा टाउन जो कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न कोस्ट पर स्थित है। हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के, जी हाँ, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के, ध्यान से सुनिए, हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट के सहयोग से शहर के लोगों ने नेचुरल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस तैयार किया। इसमें क्लीनिंग के कितने स्टेज होते हैं बताइए? जी हाँ, सीवेज वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों प्रोसेसेस को मिलाकर इंटीग्रेटेड मैनर में किया जा सकता है। इस इनिशिएटिव का एग्जाम्पल अरकाटा टाउन है जो कैलिफोर्निया के नॉर्दर्न कोस्ट पर स्थित है। हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट के सहयोग से शहर के लोगों ने नेचुरल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस तैयार किया। क्लीनिंग दो स्टेज में होती है। फर्स्ट कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, सेकेंड बायोलॉजिस्ट का दिमाग। चलिए क्लीनिंग के दोनों स्टेज को एक्सप्लेन कीजिए। जी हाँ, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन, इसमें फिल्टरिंग और क्लोरिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस स्टेज के बाद भी कुछ डेंजरस पोल्यूटेंट्स जैसे हेवी मेटल्स काफ़ी मात्रा में घुले रह जाते हैं। इसे दूर करने के लिए एक नई अप्रोच का प्रयोग किया गया।
बायोलॉजिस्ट्स ने लगभग 60 हेक्टेयर्स यानी कि 60 हेक्टेयर्स के मार्शलैंड में आपस में जुड़े हुए 6 मार्शेस की एक सीरीज डेवलप की। इस एरिया में एप्रोप्रिएट प्लांट्स, अलगी, फंजाई और बैक्टीरिया छिड़के गए जो पोल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब और एसिमिलेट करते हैं। इसलिए मार्सेस से होकर गुजरने वाला पानी या फिर वाटर नेचुरली प्यूरिफाइड हो जाता है। मार्सेस एक सेंचुरी की तरह कार्य करता है जहां फिशेस, एनिमल्स और बर्ड्स के रूप में हाई लेवल बायोडाइवर्सिटी होती है जो अब वहाँ रहते हैं। इस वंडरफुल प्रोजेक्ट की सुरक्षा और देखभाल एक सिटीजन ग्रुप द्वारा की जाती है जिसे फ्रेंड्स ऑफ द अरकाटा मार्स यानी कि फोम कहा जाता है। बताइए 6 मार्सेस के सीरीज में किस किस को छिड़का गया जो पोल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब और एसिमिलेट करते हैं। जी हाँ, बायोलॉजिस्ट ने लगभग 60 हेक्टेयर्स के मार्श लैंड में आपस में जुड़े हुए 6 मार्शेज की एक सीरीज डेवलप की। इस एरिया में एप्रोप्रिएट प्लांट्स, अलगी, फंजाई और बैक्टीरिया छिड़के गए जो पोल्यूटेंट्स को न्यूट्रलाइज, एब्जॉर्ब और एसिमिलेट करते हैं। इसलिए मार्सेज से होकर गुजरने वाला जल नेचुरली प्यूरिफाइड हो जाता है। मार्सेज एक सेंचुरी का कार्य करता है जहां फिशेज, एनिमल्स और बर्ड्स के रूप में हाई लेवल बायोडाइवर्सिटी होती है जो अब वहाँ रहते हैं। इस वंडरफुल प्रोजेक्ट की सुरक्षा और देखभाल एक सिटीजन ग्रुप द्वारा की जाती है। बताइए इस सिटीजन ग्रुप को क्या कहा जाता है। जी हाँ, इस सिटीजन ग्रुप को फ्रेंड्स ऑफ द अरकाटा मार्स यानी कि फोम कहा जाता है। जी हाँ, फ्रेंड्स ऑफ द अरकाटा मार्स यानी कि फोम कहा जाता है। जी हाँ, इस सिटीजन ग्रुप को फ्रेंड्स ऑफ द अरकाटा मार्स यानी कि फोम कहा जाता है। जी हाँ, फ्रेंड्स ऑफ द अरकाटा मार्स यानी कि फोम कहा जाता है। अभी तक हम यह मानते रहे हैं कि वेस्ट की रिमूवल के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है अर्थात सीवेज क्रिएशन। ह्यूमन वेस्ट जैसे एक्सक्रेटरा को डिस्पोज करने के लिए यदि जल न हो तो क्या होगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि यदि टॉयलेट को फ्लश न करना पड़े तो कितना जल सेव होगा। वास्तव में यह एक रियलिटी है। बताइए ह्यूमन एक्सक्रेटरा की हैंडलिंग के लिए इकोलॉजिकल सैनिटेशन एक सस्टेनेबल सिस्टम है। जी हाँ, ह्यूमन एक्सक्रेटरा की हैंडलिंग के लिए इकोलॉजिकल सैनिटेशन एक सस्टेनेबल सिस्टम है जिसमें ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ह्यूमन एक्सक्रेटरा की हैंडलिंग के लिए इकोलॉजिकल सैनिटेशन एक सस्टेनेबल सिस्टम है जिसमें ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स का प्रयोग किया जाता है। क्या यह ह्यूमन वेस्ट के डिस्पोजल का प्रैक्टिकल, हाइजेनिक, इफ़िशिएंट और कम कॉस्ट वाला तरीका है? और क्या कंपोस्टिंग के द्वारा ह्यूमन एक्सक्रेटरा को रिसाइकल करके नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में चेंज किया जा सकता है? जी हाँ, ह्यूमन एक्सक्रेटरा की हैंडलिंग के लिए इकोलॉजिकल सैनिटेशन एक सस्टेनेबल सिस्टम है जिसमें ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स का प्रयोग किया जाता है। यह ह्यूमन वेस्ट के डिस्पोजल का प्रैक्टिकल, हाइजेनिक, इफ़िशिएंट और कम कॉस्ट वाला तरीका है
कंपोस्टिंग मेथड के द्वारा ह्यूमन एक्सक्रीटा को रिसाइकल करके नेचुरल फर्टिलाइजर के रूप में चेंज किया जा सकता है, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता कम हो जाती है। केरला और श्रीलंका के कई भागों में किस टॉयलेट का यूज हो रहा है? जी हाँ, केरला और श्रीलंका के कई भागों में इकोसन टॉयलेट्स का यूज हो रहा है। जी हाँ, केरला और श्रीलंका के कई भागों में इकोसन टॉयलेट्स का यूज हो रहा है। रिवाइज कीजिए 16.3 सॉलिड वेस्टेज को। वे सभी वस्तुएं जो कबाड़ यानी कि ट्रैश समझकर फेंक दी जाती है, उन्हें सॉलिड वेस्टेज कहा जाता है। बताइए म्युनिसिपल सॉलिड्स वेस्टेज में कौन कौन आते हैं? जी हाँ, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज में होम्स, ऑफिसेज, स्टोर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स आदि से फेंके गए वेस्ट आते हैं, जो म्युनिसिपैलिटी जी हाँ, म्युनिसिपैलिटी द्वारा कलेक्ट कर डिस्पोज किए जाते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्टेज में सामान्यतः पेपर, फूड वेस्टेज, प्लास्टिक्स, ग्लास, मेटल्स, रबर्स, लेदर, टेक्सटाइल आदि होते हैं। बताइए क्या वेस्ट को जलाने से इसके वॉल्यूम में कमी आती है? यद्यपि ये पूरी तरह से जलते नहीं हैं तथा खुले में फेंकने से यह रैट्स और फ्लाइज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करते हैं। जी हाँ, वेस्ट को जलाने से इसके वॉल्यूम में कमी आती है, यद्यपि ये पूरी तरह से जलते नहीं हैं तथा खुले में फेंकने से यह रैट्स और फ्लाइज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करते हैं। जी हाँ, वेस्ट को जलाने से इसके वॉल्यूम में कमी आती है, यद्यपि ये पूरी तरह से जलते नहीं हैं तथा खुले में फेंकने से यह रैट्स और फ्लाइज के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करते हैं। बताइए क्या ओपन बर्निंग डंप्स के स्थान पर सैनिटरी लैंडफिल्स को अडॉप्ट किया गया था? जी हाँ, ओपन बर्निंग डंप्स के स्थान पर सैनिटरी लैंडफिल्स को अडॉप्ट किया गया था। सैनिटरी लैंडफिल्स में वेस्टेज को कॉम्पैक्शन के बाद ट्रेंच यानी कि खाई या डिप्रेशन में डाला जाता है और प्रतिदिन उसे डर्ट से कवर करते हैं। जी हाँ, ओपन बर्निंग डंप्स के स्थान पर सैनिटरी लैंडफिल्स को अडॉप्ट किया गया था। सैनिटरी लैंडफिल्स में वेस्टेज को कॉम्पैक्शन के बाद ट्रेंच यानी कि खाई या डिप्रेशन में डाला जाता है और प्रतिदिन उसे डर्ट से कवर करते हैं। यदि आप किसी टाउन या सिटी में रहते हैं तो क्या आपको पता है कि सबसे नियरेस्ट लैंडफिल साइट कहाँ है? मेट्रोज में बहुत अधिक गार्बेज होने लगा है, जिससे ये साइट्स भी भर जाते हैं। इसी कारण अब लैंडफिल्स भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। एंड लैंडफिल्स से केमिकल्स का रिसाव यानी कि सीपेज का संकट होता है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भी पोल्यूटेड हो जाते हैं। इन सभी का एक ही सॉल्यूशन है कि हम सभी को जी हाँ, हम सभी को इन्वायरमेंट के प्रति अधिक सेंसिटिव होना चाहिए। हमारे द्वारा जनरेट सभी वेस्टेज को 3 कैटेगरीज में रखा गया है। नाम बताइए इसको। जी हाँ, हमारे द्वारा जनरेट सभी वेस्टेज को 3 कैटेगरी में रखा गया है।
फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल, सेकेंड रिसाइक्लेबल, थर्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। हमारे कबाड़ी वल्लाह और रैग पिकर्स रिसाइकलिंग में जाने वाले मटेरियल्स को सेपरेट करने का बड़ा काम करते हैं। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को ग्राउंड में गहरे गड्ढे में रखा जा सकता है और नेचुरल रूप से ब्रेकडाउन होने के लिए छोड़ा जा सकता है। इसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल को डिस्पोज ऑफ करना शेष रह जाता है। क्या हमारा मेन गोल यह होना चाहिए कि गार्बेज कम से कम जनरेट हो, लेकिन इसके स्थान पर हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का यूज़ अधिक करते जा रहे हैं? जी हाँ, हमारा मेन गोल यह होना चाहिए कि गार्बेज कम से कम जनरेट हो, लेकिन इसके स्थान पर हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का यूज़ अधिक करते जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी की खाद्य सामग्री की रेडीमेड पैकेट जैसे बिस्किट पैकेट की पैकेजिंग में क्या आप कई प्रोटेक्टिव लेयर्स को देखते हैं? आप देखेंगे कि उसमें से एटलीस्ट एक लेयर प्लास्टिक की होती है। हम अपनी डेली यूज प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क और वाटर को भी पॉली बैग्स में पैक करने लगे हैं। सिटीज़ में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी ब्यूटीफुल पॉलिस्टीरीन्स और प्लास्टिक में पैक करके दी जाती है। हमें इसकी काफ़ी कीमत चुकानी पड़ती है और हम करते क्या हैं? हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करने में सहयोग कर रहे हैं। देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट इस बात की कोशिश कर रही है कि प्लास्टिक का बैग का उपयोग कम करके इको फ्रेंडली पैकेजिंग का यूज़ किया जाए। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जब भी हम शॉपिंग पर जाएं तो अपने साथ कपड़े या नेचुरल फाइबर से बनी कैरी बैग्स लेकर जाएं और पॉलीथीन से बने बैग को लेने से मना कर दें। हॉस्पिटल्स से भयानक वेस्टेज निकलते हैं, जिनमें क्या-क्या शामिल है बताइए? जी हाँ, हॉस्पिटल्स से भयानक वेस्टेज निकलते हैं, जिसमें डिसइन्फेक्टेंट्स, हार्मफुल केमिकल्स और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। ऐसे वेस्टेज का केयरफुल तरीके से ट्रीटमेंट और डिस्पोज करना चाहिए। हॉस्पिटल वेस्टेज को डिस्पोज करने के लिए किसका यूज़ आवश्यक है? जी हाँ, हॉस्पिटल वेस्टेज को डिस्पोज करने के लिए इंसिनरेटर्स का यूज़ आवश्यक है। ऐसे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जिन्हें रिपेयर नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? जी हाँ, ऐसे कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जिन्हें रिपेयर नहीं किया जा सकता, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज या ई-वेस्ट कहते हैं। ई-वेस्टेज को भूमि में गड्ढा खोदकर यानी कि लैंडफिल कर दबा देते हैं या इंसिनरेटर में डालकर जला दिया जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज से जनरेट होने वाले ई वेस्टेज का आधे से अधिक भाग डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया, चाइना तथा पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, जबकि कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकेल और गोल्ड्स जैसे मेटल्स को रिसाइकलिंग द्वारा रिकवर किया जाता है। डेवलपिंग कंट्रीज में ई वेस्टेज की रिसाइकलिंग मैन्युअली की जाती है, जिसके कारण वर्कर्स ई वेस्टेज में उपस्थित टॉक्सिक सब्सटेंसेस के संपर्क में आ जाते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज में ई वेस्टेज की रिसाइकलिंग के लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ बनाई गई हैं। ई वेस्टेज के ट्रीटमेंट का एकमात्र उपाय रिसाइकलिंग है, यदि इसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से किया जाए। चलिए 16.3.1 केस स्टडी ऑफ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट को रिवाइज करके बताइए उसमें क्या बताया गया है?
क्या बेंगलुरु में प्लास्टिक की बोरी बनाने वाले 57 वर्ष के अहमद खान ने प्लास्टिक वेस्ट की लगातार बढ़ती हुई समस्या का एक आइडियल सॉल्यूशन ढूंढ लिया है? जी हाँ, बेंगलुरु में प्लास्टिक की बोरी बनाने वाले 57 वर्ष के अहमद खान ने प्लास्टिक वेस्ट की लगातार बढ़ती हुई समस्या का एक आइडियल सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। पिछले 20 सालों से प्लास्टिक की बोरियां बना रहे खान ने लगभग 8 साल पहले महसूस किया कि प्लास्टिक वेस्ट एक रियल प्रॉब्लम है। बताइए, उनकी कंपनी ने रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक से किस नाम का एक बारीक पाउडर तैयार किया और इस मिक्सर को किसके साथ मिलाकर रोड बनाने में प्रयोग किया गया है? जी हाँ, अहमद खान की कंपनी ने रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक से पॉलीब्लेंड नाम का एक बारीक पाउडर तैयार किया। इस मिक्सर को बिटुमेन के साथ मिलाकर रोड बनाने में प्रयोग किया है। जी हाँ, अहमद खान की कंपनी ने रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक से पॉलीब्लेंड नाम का एक बारीक पाउडर तैयार किया। इस मिक्सर को बिटुमेन के साथ मिलाकर रोड बनाने में प्रयोग किया है। जी हाँ, अहमद खान की कंपनी ने रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक से पॉलीब्लेंड नाम का एक बारीक पाउडर तैयार किया। इस मिक्सर को बिटुमेन के साथ मिलाकर रोड बनाने में प्रयोग किया है। जी हाँ, अहमद खान की कंपनी ने रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक से पॉलीब्लेंड नाम का एक बारीक पाउडर तैयार किया। इस मिक्सर को बिटुमेन के साथ मिलाकर रोड बनाने में प्रयोग किया है। बताइए, अहमद खान ने किस कॉलेज और किस कॉरपोरेशन के सहयोग से पॉलीब्लेंड और बिटुमेन के ब्लेंड को रोड बनाने में प्रयोग किया? जी हाँ, अहमद खान ने आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बेंगलुरु सिटी कॉरपोरेशन के सहयोग से पॉलीब्लेंड और बिटुमेन के ब्लेंड को रोड्स बनाने में प्रयोग किया, तो पाया कि बिटुमेंस में वाटर रिपेलेंट की प्रॉपर्टीज बढ़ गई और इसके कारण रोड की लाइफ 3 गुना बढ़ गई है। जी हाँ, रोड की लाइफ 3 गुना बढ़ गई है। बताइए, पॉलीब्लेंड बनाने में किसको एज रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है? जी हाँ, पॉलीब्लेंड बनाने में प्लास्टिक फिल्म वेस्ट को रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक वेस्टेज के लिए कचरा बीनने वाले रैग पिकर को जहाँ 0.40 पर केजी मिलता था, अब खान से उन्हें 6 पर केजी मिलने लगा है। बेंगलुरु में खान की टेक्निक का यूज करते हुए 2002 तक लगभग 40 किलोमीटर से अधिक रोड बनाई जा चुकी है। इस रेट से जल्द ही खान को बेंगलुरु में पॉलीब्लेंड बनाने के लिए प्लास्टिक वेस्टेज की ज़रूरत होने लगेगी।